हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसी में चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। और चैप्टर नंबर 2 में हम देख रहे हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। एक लेक्चर हो चुका है। हम जनसंख्या को पढ़ो कि चेजिक ऋषि की क्या टिप्पणी है, किसको लेकर उन्होंने बात कही है, ये हमने देख लिया। 10 जनसंख्या वाले देश को देखा, जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अच्छा, जो जनसंख्या घनत्व निकालने का जो फॉर्मूला है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, कोई क्वेरी आई कि कोई चीज आपको समझ ना आई हो कि जनसंख्या घनत्व आपका निकलता कैसे, इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न बन रहा हो, चलिए एक बार पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी डाउट है इससे संबंधित, एक बार देख लीजिए, क्योंकि फिर हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं और हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम तालिका को देखते हैं। तालिका यानी कोई सारणी, कोई चीज हमको दी गई है, उसको हम देख रहे हैं। और इस तालिका के अंतर्गत सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक क्षेत्र जनसंख्या दी है वर्ष 2018 की, और भू क्षेत्र दिया है किलोमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट में नापेंगे। और जो घनत्व है वो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के रूप में हम इसको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है? और विश्व के भाग परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे पहला एरिया है, एरिया में देखिए 45453311, ये इसकी टोटल पॉपुलेशन है एशिया की। ये इसका क्षेत्रफल है। तो यहां पता लगा एशिया में 1 वर्ग किलोमीटर में 146 मेंबर कहते हैं, 146। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप कहेंगे 146 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहु विकल्प में बन जाते हैं कि एशिया का प्रति घनत्व क्या है, या एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आपको 150 ऑप्शन में दे सकता है, 180 दे सकता है, कुछ कम ऊपर नीचे। तो ध्यान रखना 146। हालांकि अब नया डाटा है तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, शायद कम हो जाए, 35-36 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन अगर ये ऑप्शन मिलता तो आप इसको टिक लगाइए। क्लियर है? और विश्व के कितना है? 50, लगभग 59.5, यानी कि 60% पॉपुलेशन एशिया में निवास करती है। विश्व का कितना प्रतिशत घनत्व है? कितने परसेंट घनत्व अकेला का है? यही। अफ्रीका को देखिए, अफ्रीका में 43, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 43 अफ्रीका में। वही बात कर रहे थे एशिया में कितने रहते हैं? 146। और हमने बात करी यूरोप की, तो आपको यूरोप में समझ आएगा 33। अरेबियन लैटिन कंट्री में जो है कंट्री है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका देश है। हाँ, और उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? आज 20। और सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है, ओसनेशिया। ठीक, यहाँ पर 5। तो अगर पूछ ले सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओनेशिया। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो एशिया में। कितना है? 146। तो सबसे ज्यादा है ये, और ये कितना है? 5 कम है सबसे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए एक बार देख लीजिए। आप ये सब कुछ ना नोट करके केवल ये नोट कर लीजिए, एशिया महाद्वीप में इतना, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में इतना जनसंख्या घनत्व है। पूरी सारणी को मत लिखिए, केवल ये सामने महाद्वीप के सामने उनका जनसंख्या घनत्व को आप नोट कर लीजिए। देख लिया? आगे बढ़ जाए, चलिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।
पहला कारक है भूगोलिक कारक। भाई अगर किसी जगह पर जनसंख्या ज्यादा या कम है, अगर वो पाई जाती है तो उसके क्या कारण है? ऐसा क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर में अक्सर मिल जाता है। हो सकता है उसके पॉइंट पॉइंट लिखने के लिए बोल दें कि 1 नंबर में हो या 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो जैसा क्वेश्चन होगा, हमारा प्रश्न जितने शब्द या अंक का होगा, उसी हिसाब से हम प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला कारक है उसका भौगोलिक कारक। ठीक, भूगोलिक कारक के बाद आप आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा उसका आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक को आगे बढ़ने के बाद ये 2 कारकों की इसमें बात की गई। क्लियर है? तो सबसे पहला जो कारक है उसका जो है भौगोलिक कारक। इस भौगोलिक कारक पर हम बात करेंगे। देखिए, पहला है भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता। कैसा है? जल की उपलब्धता इसका प्रथम भौगोलिक कारक है। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता मतलब पहला अपना चॉइस रखते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो। जल पीने, नहाने, भोजन बनाने, साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन के लिए। यही कारण है कि नदी घाटियों में विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यानी कि जहां पर जल की उपलब्धता अधिक होती है वहां पर क्या होता है, आपका जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो क्या है? भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारक में सबसे पहला कारक है आपका जल या ऑब्लिक पानी की उपलब्धता। ठीक, फिर भी ऐसे हम लोग आपका बढ़ते चले। तो पहला क्या है? जल की उपलब्धता या जल या पानी। अब आप देखते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोग देखिए, वो कहां बसी मिली? आपका नदियों के आसपास। आज भी आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या का तो कहाँ मिलता है? जो आपकी नदियां बहती हैं उन नदी के जो आसपास के रीजन हैं उनमें जनसंख्या अधिक मिलती है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, दोआब को देखिए। आप सिंधु नदी के जितने भी सहायक नदियां हैं उनके क्षेत्र को देखिए। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, नर्मदा, पंचनेत्र, दामोदर, ठीक, इन नदियों के क्षेत्र को देखिए। यानी कि जहां से भी नदियां निकलती हैं उन क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जल की उपलब्धता से क्या होता है? एक तो उनके पीने योग्य, दूसरा उनकी खेती के लिए आसानी से आपका अपनी फसलों की सिंचाई वगैरह करने के लिए उपलब्ध होती है। क्लियर है? तो जल एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोगों को क्या करता है? भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या को बढ़ावा देना क्या प्राथमिकता देता है। इसी के साथ अगर आगे बढ़े, दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण कारक है वो है भू आकृति। भू आकृति मतलब अब जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर्वत है, पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है, ढाल है, समुद्र है, नदी है, तट है, झील है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। तो लोग कहाँ रहते हैं? लोग समतल मैदान और मंद ढालों पर बसने को वर्ता देते हैं। मंद ढाल मतलब हल्का हिली रीजन में, जैसे जो लोग आपके शिवालिक में बसे हैं, उनके फोटिल रीजन में बसे हैं, उनकी चढ़ाई पर बसे हैं, ऐसे क्षेत्रफल में फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग के अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है।
इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। अब कह रहे जहां पर कृषि नहीं हो सकती, जहां पर औद्योगिक विकास नहीं हो सकता, वहां क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। क्लियर है? लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ सब अपवाद मिलते हैं। लोग देखिए हिमालय क्षेत्र में कितना रहते हैं, जितना पर्वतों में हिमालय में बसे हुए लोग हैं, लोग इतनी दुनिया में कहीं नहीं रहते। हिमालय हमारे यहाँ सबसे सघन बसा हुआ है। उसी के बाद आप देखिए रेगिस्तान, लोग रेगिस्तानों में निवास नहीं करते। अटाकामा उधर देख लीजिए आप, गोबी का आप देख लीजिए, पेंटागोनिया देख लीजिए। क्लियर है? अटाकामा, पेंटागोनिया, ये कालाहारी, बोस्वाना सब देखिए। और भारत में बस सहारा भी देखिए, और भारत में थार का मरुस्थल है, वहाँ काफी लोग आपका निवास करते हैं। राजस्थान गुजरात के हिस्से में पड़ता है, मुख्यतः राजस्थान। ठीक, जबकि हिमालय पर्वतीय भाग के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद डिपेंड करती है जलवायु। अब जलवायु उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल में विषम जलवायु मानव के लिए असुविधाजनक है। ज्यादा ठंडा होगा लोग नहीं रह पाएंगे। लद्दाख वगैरह में लोग थोड़ी तरह का रहते हैं लेकिन कम पॉपुलेशन है। क्लियर है? और अगर गर्मी होगी तो तब भी लोग नहीं रह पाएंगे, जैसे राजस्थान वगैरह में। हमको क्या चाहिए? सम, ना कि विषम। क्लियर है? जलवायु क्षेत्र अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय खुद जलवायु के इतिहास के आरंभिक कारकों में से बसे हुए हैं। कैसे हैं? जो प्रारंभिक कारक है उनमें से। अगला कारक आया मृदा। मृदा क्या है? उपजाऊ कृषि मृदा और से संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश अधिक लोगों के लिए निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदा गहन कृषि का अध्ययन करते हैं। आप भारत के उन क्षेत्र का नाम बता सकते हैं जहां पर कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। विरल का मतलब होता है हल्की, जहां पर कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, पानी के अलावा भू आकृति और जलवायु भी महत्वपूर्ण है। लिखिए इसको, पढ़िए, देखिए और इसको सोचिए, क्या ऐसा सत्य है? देख लिया? आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अब आपने देखा मृदा, तो ये क्या हो गया आपका? भू आकृति, जलवायु और मृदा। भू आकृति, जलवायु, मृदा। क्लियर है? तो ये चार भौगोलिक फैक्टर हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। इन्हीं की वजह से जनसंख्या बढ़ सकती है, इन्हीं की वजह से जनसंख्या किसी क्षेत्र की घट सकती है। ठीक है तो बहुत सारे सामाजिक कारक में, कहीं जातीय सामान्यता है, कहीं दबा हुआ है, ऐसे करके हम, लेकिन हम मेन मेन चीजों को देखते हैं जो हमारे चैप्टर से संबंधित और हमसे संबंधित है, उन्हीं पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो ये कारक हमारे सामने। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा फैक्टर है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में सबसे पहला फैक्टर है खनिज, दूसरा है नगरीय। खनिज हो गए, नगरीय हो गए, हाँ, दो ही फैक्टर। देखिए, खनिज निक्षेपों से युक्त उद्योग अष्टाकष्ट है। खाद्यान्न और औद्योगिक गतिविधि रोजगार उत्पन्न करते हैं। कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। जनसंख्या घना बसा रहता है। जैसे आप कतिंगा, जामबेजी, तांबापेटी एक अच्छा उदाहरण है। बेहतर अवसर, शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधा तथा परिवहन संचार के बेहतर प्रस्तुत करते हैं और अच्छी नगरीय सुविधा तथा नगरीय जीवन का आकर्षक लोग और खींचते हैं, प्रवास करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। और विराट के प्रति बड़ी संख्या में प्रवासों को निरंतर आकर्षक रहता है। तो चीजें अलग अलग हैं। तो खनिज और नगरीकरण। आर्थिक कार्य को अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इसके आर्थिक
कारक में सबसे पहले है खनिज, और खनिज के बाद क्या है, नगरीयकरण। क्लियर है? देख लिया आपने? चलिए दोनों को देखिए कि खनिज किस प्रकार से हमारे चीजों को बढ़ावा देता है, या आप कैसे इनको देख सकते। हो गया? चलिए आगे देखें। अब देखिए एक और फैक्टर आया अभी इसमें, इंडस्ट्री आएगा। हाँ, अगला फैक्टर है इसका सामाजिक। औद्योगिक पेटी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोग आकर्षित करती हैं। इनमें कारखानों में श्रम नहीं होते हैं, परिवहन संचालन, दुकानदार, बैंकिंग, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवा उपलब्ध कराते हैं। और जापान के कोरवोसो का प्रदेश में ही स्थिति में ये सघन बसा हुआ है। तो जापान का कोबो और ओसाका जो प्रदेश है, वहाँ आपके जापान का ओसाका प्रांत है, वहां देखिए पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि जहां पर औद्योगिक सेटअप होता है, इंडस्ट्री होती है, वहां भी आपका पॉपुलेशन पाई जाती है, वहां भी लोग बात आपका अपने आप को रहने के लिए प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर है? ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। सामाजिक संस्कृति एवं कारक। कुछ संस्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण है अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां पर सामाजिक अशांति होती है, और कई बार लोग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसते हैं अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थान से चलने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। क्या आप प्रदेश में ऐसे कुछ उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? पहले कुछ लोग इन सब चीजों से अलावा आपका सोशल फैक्टर को वैधता देते हैं कि जहां पर सामाजिक कारक हो, जहां पर समाज ठीक ना हो, राजनीतिक अशांति हो। अब बताइए इराक में कौन रहना चाहेगा ऐसी जगह? फिलिस्तीन में कौन रहना चाहेगा? गाजा में कौन रहना चाहेगा? यरूशलेम में कौन रहना चाहेगा? तो ऐसे शहर, ऐसी जगह जहां पर सामाजिक तत्व है, राजनीतिक अस्थिरता है, सुरक्षा को लेकर दिक्कतें हैं, तो वहां लोग क्या है, अक्सर कम निवास करते हैं। इन सभी जगहों पर लोगों की जनसंख्या कम पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो आप उसमें ज्योग्राफी कारक लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल लिख सकते हैं, सोशल लिख सकते हैं, और कल्चर लिख सकते हैं, और उनके सब पॉइंट लिख सकते हैं। और कुछ एक दो पॉइंट आप सुरक्षा को लेकर, भविष्य के निर्माण को लेकर, तेजी से विकास को लेकर, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ को लेकर। उत्तराखंड हेल्थ और एजुकेशन के मामले में और रोजगार के मामले में पलायन कर रहा है, तो ऐसे मुद्दे को लेकर आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।